So let us discuss Clausius Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation. So प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं, सपोज हम एक क्या हो गया है, एक हम फेज चेंज में लेते हैं तो ये हो जाएगा SF और यहाँ पे क्या हो जाएगा SG, ठीक है, SF और SG। ये बताइए, आप लोग सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, इसका जवाब दीजिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल P ओवर डेल T अपॉन V? इसको क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे बताइए। इसका मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके आप कितना लिखेंगे, प्लीज थोड़ा बताइए। मैक्सवेल इक्वेशन कुछ याद है? कैसे याद नहीं है तो कैसे याद करेंगे? तो याद होगा del S by del V upon T. वेरी गुड। डेल एस अपॉन डेल वी व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। वेरी वेरी गुड। कैसे किए? एसपी वीटी, एसपी वीटी। तो क्या हो जाएगा, पीटी किए है तो पी से टी ए हो गया जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा एस से भी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। कौन था, तो नाम ही नहीं पढ़ पाए, किसने जवाब दिया है? कौन आंसर किया हो, नाम बताओ। नहीं जानना चाहते हैं बस। तपस कुमार, वेरी गुड, वेरी वेरी। चलो अच्छा है, आप मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब बहुत बढ़िया, वेल डन। हाँ ये हो गया। ये हमारे पास क्या होगा, ये मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज करके हम लोग कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब फेज चेंज हो रहा है उस समय प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो फेज चेंज के दौरान तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहता है, हम जानते हैं फेज चेंज के दौरान प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर या तो अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, सॉरी लिक्विड से वेपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वेपर से लिक्विड कम आएगा तो वॉल्यूम कम होगा। यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कब? जब फेज चेंज हो रहा है तब। हम क्या लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज P and T are independent of volume, independent of volume, independent of volume। मतलब ये क्या होता है कि P और T वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, dP ओवर dV, dP ओवर dt, dt है ये वाला ऊपर वाला इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ये सिंपली क्या हो जाएगा, डेल एस, डेल एस कितना हो रहा है फेज चेंज के दौरान, Sg माइनस Sf डिवाइडेड बाई डेल वी, डेल वी कितना हो रहा है Vg माइनस Vf, Vg माइनस Vf, Vg माइनस Vf। सो ये जो dP ओवर dt आया, दैट विल बी Sg माइनस Sf को हम क्या लिख सकते हैं, Sg माइनस Sf को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Sg माइनस Sf विल बी नथिंग बट लेटेंट हीट अपॉन टेम्परेचर T। हमने अभी पढ़ा है LH अपॉन T होता है, होता है, ये तो हमने पढ़ा है ना, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं तो आप लोग भूल जाओगे। हम ये लिख सकते हैं Sg माइनस Sf इज इक्वल टू
लेटेंट हीट डिवाइडेड बाई टी सैचुरेटेड होगा। ये तो हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा है, टी सैचुरेटेड, टी सैचुरेटेड। तो ये जो dp ओवर dt हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेटेंट हीट अपॉन टी सैचुरेटेड इनटू Vg minus Vf, Vg minus Vf. So this is called as, this is termed as Clapeyron equation. It is called as Clapeyron equation, Clapeyron equation. अब हम क्या करने जा रहे हैं कि थोड़ा और इस पे ऐड करते हैं, dp अपॉन dt will be equal to latent heat upon temperature Vg minus Vf है। चूंकि वॉल्यूम जो गैसियस स्टेट का होता है, दैट इज सब्सटेंस के केसेस में मच मच ग्रेटर देन Vf होता है। Therefore we can neglect Vf with respect to Vg. So neglect जब कर देंगे तो कितना जाएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू LH अपॉन TVg, TVg, TVg। सो अगर हमारे पास लगा देते हैं PV इक्वल टू MRT, फॉर्मूला हमने लगा रखा है, तो बताइए V अपॉन M स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, RT अपॉन P। तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू RT अपॉन P। सो इस इक्वेशन में फर्दर मॉडिफिकेशन करते हैं, dp अपॉन dt इक्वल टू LH अपॉन LH अपॉन टेम्परेचर T। ये क्या है, ये अगर हम इसको Vg को लिखना चाहें तो Vg कितना हो जाएगा, Vg इज नथिंग बट, अगर पर केजी के हिसाब से लिखें तो RT अपॉन, फॉर 1 kg पर यूनिट के केसेस में हम लिखते हैं RT अपॉन P लिख दें, मास जब 1 kg हो तो। Therefore फॉर 1 kg की रेट के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से हम डिस्कस यहाँ कर रहे हैं, तो dp अपॉन dt, क्योंकि अगर 1 kg लेंगे तो MRT आ जाएगा, तो पर केजी के हिसाब से अगर हम लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर P इंटू LH डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर। So this equation is called as Clausius-Clapeyron equation. So इसमें कभी कभी इंटरव्यू में ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज द क्लैपेरन इक्वेशन। आप सीधे ये इक्वेशन बोल दोगे, फिर वो पूछेगा व्हाट इज द क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप दोनों देखी है। तो ये इसको बोलते हैं क्लैपेरन इक्वेशन, और इसका फर्दर मॉडिफिकेशन जो किया गया है दैट इज कॉल्ड एज क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन। सो प्लीज नोट इट डाउन, सो प्लीज नोट डाउन, आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। Please note down, please note down, please note down। Please note it down। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे।
ओके, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने पढ़ने जा रहे हैं ओपन सिस्टम वर्क। ये हमने नहीं डिस्कस किया था। ओपन सिस्टम वर्क हम इसमें क्या मान लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं, कुछ अजम्पशन हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। अजम्पशन कि हमारा फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो है। नेग्लिजिबल क्या है, नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज, मतलब हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसको, या नेग्लेक्ट ही सीधे लिख दीजिए, नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज। उसके बाद प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मान लेते हैं। हम मान रहे हैं सिर्फ प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। तो जैसे ही ओपन सिस्टम का कुछ आता है डिस्कशन, तो हमारा जो एनर्जी वर्क निकाल रहे हैं, तो एनर्जी से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा दैट इज गिवन बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम, एंड इफ इट इज स्टेडी फ्लो then it will be given by the steady flow energy equation. So steady flow energy equation क्या कहता है, H1 plus C1 का स्क्वायर अपॉन 2 plus GZ1 plus Q will be equal to H2 plus C2 का स्क्वायर अपॉन 2 plus GZ2 plus वर्क डन। सो अगर क्या हो रहा है, इसको हमने नेग्लेक्ट किया है, इसको चेंजेस को हमने नेग्लेक्ट किया है। Therefore, it will become how much, H1 plus Q will be equal to H2 plus W, H2 plus W. So Q will become how much, H2 minus H1 plus W, H2. Therefore, Q will become how much, we can write it as a DH plus W, or we can write QH TDS is equal to DH plus W. Again, we have another equation for TDS. TDS is equal to DH minus VDP. So this is the equation 1 and this is the equation 2. So from these two, we can conclude as W is equal to minus VDP, minus VDP. So what does it signify? It signifies that VDP मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास प्रेशर, अगर हमारे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, और वो प्रोसेस अगर कुछ इस तरीके का प्रोसेस हो रहा है, और सिस्टम ओपन सिस्टम है, तो इसको किस पे करेंगे, डीपी यानी प्रेशर। हम एक फॉर कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम एक कौन सा स्टेप ले लेंगे, प्रेशर लाइन पे। सो इन द सिमिलर फैशन जैसे हमने पीडीवी वर्क में समझा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अगर टोटल वर्क डन निकालने की कोशिश करें तो कर्व का प्रोजेक्शन हम लोग प्रेशर एक्सिस पे गिराएंगे। ये जो इसका प्रोजेक्शन अगर प्रेशर एक्सिस पे जो गिराएंगे, उसके द्वारा जो एरिया बाउंड होगा, एरिया जो होगा दैट विल बी द क्या होगा, ओपन सिस्टम वर्क, ओपन सिस्टम वर्क, ओपन सिस्टम वर्क, ओपन सिस्टम वर्क। ये क्या है, ये है एरिया, कौन सा एरिया है, ये है कौन सा एरिया, एरिया अंडर कर्व PV when projected
ऑन प्रेशर एक्सिस, प्रेशर एक्सिस। सो ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट इज नथिंग बट दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ओपन सिस्टम वर्क। यही क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम वर्क के बराबर हो जाएगा, ओपन सिस्टम वर्क, ओपन सिस्टम वर्क। सो अगर हम टोटल वर्क डिटरमिन करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, माइनस VDP, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। सपोज अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, सपोज एडियाबेटिक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, मान लेते हैं एक हम एक्सप्रेशन लेते हैं, एडियाबेटिक एक्सप्रेशन है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है एडियाबेटिक है, तो पीवी गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ये 1 से 2 ले लेते हैं तो एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक है तो क्या हो जाएगा, v टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन p, या हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, c अपॉन p टू द पावर 1 अपॉन गामा। हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, w इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस c अपॉन p 1 अपॉन गामा इंटू dp। प्रेशर कहां से कहां लाई कर रहा है, सपोज P1 से P2 के बीच, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देन इट विल बिकम गामा टाइम्स P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम एडियाबेटिक वर्क, एडियाबेटिक है ये, एडियाबेटिक वर्क क्या हो जाएगा, W will be equal to gamma upon gamma minus 1 P1 V1 minus P2 V2। Please note it down, please note it down, please note it down। Please note it down, please note it down। Ninety % of the volume is occupied by the steam, occupied by, so this is a problem which says that a vessel of volume 1 meter cube contains a mixture of liquid, water and steam in equilibrium at 1 bar. Given that 90% of the volume occupied by the steam, find the fraction of the mixture. Assume data is given. So please, I am giving 1 or 2 minutes for you to try to solve how it will approach. So please try to solve. No problem, अगर गलत होता है या सही होता है उसे घबराना नहीं है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं। देखिए क्या दिया हुआ है सर 0.58। ओके लेट्स सी कितना आता है, डोंट वरी, आपने सॉल्व कर लिया, दैट्स विल ट्राई। अब आप खुद वेरीफाई कीजिए कि क्या हमने सही अप्रोच किया है या नहीं किया है, खुद से जज कीजिए कि क्योंकि आपके पास तो आप पढ़े हुए समझे हुए हैं, अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये कोशिश कीजिए। हम अभी सॉल्यूशन पे आते हैं, अभी फाइनल आंसर हम नहीं डिस्क्लोज करते हैं। सो आप खुद से जज कीजिए, ताकि अगर गलती होगा तो आप पकड़ सकते हैं, अगर सही है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली। चलिए इस केसेस में हम क्या लेते हैं, देखिए हमें क्या निकालना है कि ड्राई द फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर, वाटर, मिक्सचर मतलब क्या हो गया, वाटर
लिक्विड वाटर है, यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखिए लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर प्लस स्टीम दिया हुआ है, इन दोनों का फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, एक हम जानते हैं क्या होता है, मास ऑफ द वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द वेपर, यही हमें निकालना है। अब बताइए वाटर वेपर का मास हमें पता है क्या, हमें वाटर वेपर का मास दिया हुआ है क्या, देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, 90% ऑफ द वॉल्यूम, देख लीजिए 90% ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द स्टीम, मतलब हमें ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द स्टीम दिया हुआ है कितना, अगर टोटल वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, तो इसका 90% किसके द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया है, स्टीम के द्वारा, तो इसका कितना हो जाएगा 0.9 मीटर क्यूब होगा, ये नहीं वॉल्यूम। बताइए इस स्टेटमेंट से आप ये जज कर सकते हैं, गिवन दैट 90% ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द स्टीम, इससे आप ये जज कर सकते हैं, हमें लग रहा है आप कर पाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट, हम देखिए अब दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं, देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, गिवन दैट 90% ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द स्टीम, इसका क्या मतलब है कि जितना भी वॉल्यूम है उसका 90% स्टीम है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है बताइए 1 मीटर क्यूब है या नहीं, तो जब 1 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है उसका 90% स्टीम है, तो स्टीम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका 90% 0.9 मीटर क्यूब, तो बाकी जो बचेगा वो किसका बचेगा, लिक्विड वाटर का बचेगा या नहीं, लिक्विड वाटर ये कितना हो गया 0.1 मीटर क्यूब होगा। अब बताइए हमको इसका मास निकालना है, स्टीम का वॉल्यूम पता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम पता हमने कर लिया, और 1 बार पे है ये वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम 1 बार पे है, और 1 बार पे स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दिया हुआ है, देख लीजिए स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दिया हुआ है, जैसे ही स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जैसे ही वॉल्यूम हमको पता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम पता है, हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, तो क्या मास ऑफ द वाटर वेपर हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर इनटू वॉल्यूम ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, सही है ना कि डिवाइडेड होगा, मास अपॉन सॉरी वॉल्यूम अपॉन मास, therefore volume mass will become volume upon volume, okay, ये हमने मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा, वेरी गुड, थैंक यू, ये डिवाइड होगा, क्या होगा मास ऑफ द वेपर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। देखिए ये सब गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग से भी हो सकता है एग्जाम में, हम भी अभी सॉल्यूशन देख के नहीं बता रहे हैं, इसलिए हमका देखिए उल्टा हो गया है हमारा, तो ये अब इसका सारा वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बताइए वॉल्यूम ऑफ द वेपर कितना है 0.9 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर कितना है 1.7, ये हो गया मीटर क्यूब, और ये है मीटर क्यूब पर केजी, तो देखिए इतना केजी आ जाएगा मास, डिवाइडेड बाय 0.1 अपॉन इसका मास कितना है 0.001 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाय 1.7, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5.266 इंटू 10⁻⁻3, इतना आया होगा, देखते हैं 900 पता नहीं 900 किसी का आंसर आप चैट बॉक्स में लिखे हैं, इसका आंसर इतना आएगा x का फ्रैक्शन, हाँ कोई somebody है जो राइट आंसर किया था 5 पॉइंट समथिंग ना, कितना आंसर आया था आपका, कुछ जो आंसर बोले सर 0.58 बोला, 0.58, तो कहाँ तो गलत हो गया, कैसे कहाँ पे मिस्टेक हुआ था आप चेक करके देखिए, कहाँ पे आपने मिस्टेक किया, यस सर, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या,
हाँ यस सर। अच्छा अतीक, आपने 900 क्या लिखा है? सर मैंने अतीक, सर वो गलती से हो गया था। ओके ओके। सो ये हमारा x का वैल्यू इतना आ गया, आप समझ गए? देखिए कितना आसानी था। ये 2 मार्क्स का है, आप सोच सकते हैं गेट का 2 मार्क्स का है। तो अब क्या है ना, देखिए ये तो कंसेप्ट आप है ही आपके पास। अब आपको इसको थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन डरना नहीं। देखिए कितना लैंग्वेज में आपको ट्विस्ट करके रखा हुआ है। आपका हर एक, ये 2 मार्क्स का गेट का क्वेश्चन है, वो भी तब जब टॉपर हुआ 92, उस समय टॉपर जाते थे 50 मार्क्स पे, 50 60 70 पे रैंक बन जाता था। मतलब उस समय बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता था, तब ये पूछा जाता था। अब आप सोच सकते हो कि सिर्फ लैंग्वेज से आपको घुमाया जाएगा, आपको क्वेश्चन का हर एक वर्ड को समझना है। उसके बाद जो आपके पास अवेलेबल है, आपको कॉन्फिडेंस हो रखना है कि हमारे पास जितना नॉलेज है उसी से ये सॉल्व होगा। देयरफॉर ये सॉल्व आराम से हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। कोई यहाँ पे डाउट है? हमें नहीं लग रहा कि अब कोई डाउट होगा। और कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं।